हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है। चैप्टर बहुत आसान है, कुछ ही टॉपिक है, बहुत हम आसानी से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। एक नहीं, ये समझिए कि इस चैप्टर का आधे से ज़्यादा पार्ट आज आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज आपके लिए जितनी भी इस चैप्टर में आय पूछी गई है या छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको मैं एक ही वीडियो में आज आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज है हमारा पार्ट 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय का अर्थ, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। मतलब एक देश में एक वर्ष में, सबसे पहले आपको ये लाइन याद करना है कि एक देश द्वारा एक वर्ष में, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये हमारा अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम वस्तु या सेवा का मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले लग रही है, हम उसको नहीं जोड़ेंगे। ये एक पूरा पेन बनने के बाद जो इसकी वैल्यू होगी हम उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें रिफिल लगी हुई है, इंक लगी है, इसमें कलरिंग का काम हुआ है, तो ये पूरी चीज़ें मिलाने के बाद एक क्या बना है? एक उत्पाद बना है। तो अंतिम वस्तु इसी को कहा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित जितनी भी अंतिम वस्तु एवं सेवा बन गई है उसके क्या मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये एक टॉपिक इसमें याद रखना है आपको कि इसके अंतर्गत मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है? किसी भी मशीन वगैरह को लगातार यूज़ करने से जो उसके पैसों में कमी आती है उसको क्या कर देते हैं? हम घटा देते हैं, और विदेशों से विदेशी जो आय होती है उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या हो गया इसका मीनिंग? एक बार फिर से सुन लीजिए। एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसके अंतर्गत मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तथा विदेशी आय को जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का मीनिंग कंप्लीट हुआ। अब इसी की राष्ट्रीय आय की ही अवधारणाएं यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये मैंने राष्ट्रीय आय, इसकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, तो मैं यहाँ आज आपके लिए एक चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ जिसमें मैं सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट करवा दूंगी। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ना फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं कि GDP का फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद। अब इसको याद करने की एक सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको कहते हैं GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और एक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या इसको निविल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं, जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तीन सबसे पहले हम समझेंगे, तीनों सेम है। अब इसकी ट्रिक सुन लीजिए। जो यहाँ पर मैंने आपको ये मीनिंग राष्ट्रीय आय का याद करवाया है वही आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है जरा ध्यान से देखिएगा। इस मीनिंग में 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले ये अंतिम वस्तु वाला, फिर एक मूल्यह्रास वाला, एक विदेशी आय वाला। बस इन तीनों को याद रखिए, ये आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद का मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मीनिंग सकल घरेलू उत्पाद का है। कैसे? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद एक देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्यों का योग। यहीं पर हमने ये लिखा है कि एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। एक देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यही राष्ट्रीय आय का भी मीनिंग है, यही सकल घरेलू उत्पाद का मीनिंग भी है, लेकिन बस इसको आपको यहीं तक लिखना है, इसमें ये वाली चीज़ें ऐड नहीं करना है। फिर दूसरा है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें आपको एक चीज जोड़ देना है जो मैंने आपको अभी समझाई। इसमें हम जोड़ देंगे विदेशी आय। क्या जोड़ देंगे इसमें हम? विदेशी आय। कैसे? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जो अभी हमने ये लिखा, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे लिखेंगे? जो अभी सबसे पहले हमने सकल घरेलू उत्पाद पढ़ा, अब सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या जोड़ देंगे? ये विदेशी आय को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कैसे लिखेंगे? सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त विदेशी आय को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ये हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। थर्ड अब हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या लास्ट क्या बचा था? मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से
मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से आपको याद रखना है। सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद, जो अभी बताया कि एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। फिर उसके अंदर से हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसमें से हम क्या घटा देते हैं, मूल्यह्रास को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं तो उसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आई होप आपको ये 3 टॉपिक, और ये आईएमपी भी है, एग्जाम में पूछे, इनकी 2-2 नंबर की डेफिनेशन आती है, इसीलिए मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ। सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पर ना 2 वस्तु एक पूछी जाती है, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। तो उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं, तो उपभोक्ता वस्तु देख लीजिए। उपभोक्ता वस्तु में अंतिम रूप से उपभोक्ता को उपभोग के लिए जो वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तु। यानी अंतिम रूप में उपभोक्ता यानी ग्राहक जो उसका क्या करता है, उपभोग करता है, यानी यूज़ करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, पुस्तक, इन सब का हम यूज़ करते हैं, जो इसका यूज़ कौन करता है, उपभोक्ता। किसके लिए करता है, उपभोग के लिए करता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु। फिर नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तु, तो भौतिक संपत्ति यानी जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उत्पाद या सेवा के निर्माण के लिए, जैसे भवन, मशीन, उपकरण, इसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ये भवन, मशीन, उपकरण से आपको याद रखना है। तीनों टॉपिक समझ में आ गए, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब हम समझते हैं दूसरी आय, निजी आय। निजी आय क्या होती है, तो लिखेंगे निजी आय उस आय को कहते हैं निजी क्षेत्र के साधन आय तथा हस्तांतरण आय का योग। क्या लिखेंगे, निजी क्षेत्र के साधन आय तथा हस्तांतरण आय का योग क्या कहलाता है, निजी आय। निजी क्षेत्र, वापस सुन लीजिए, निजी क्षेत्र के साधन आय तथा हस्तांतरण आय का योग निजी आय कहलाता है। फिर है हमारा व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय यानी व्यक्ति की आय, देश के व्यक्ति व परिवार द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त साधन आय को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिक आय। मतलब जितने भी व्यक्ति या परिवार है उनको किसी भी स्रोत से जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक आय कहते हैं। फिर है हमारा प्रति व्यक्ति आय, उसका दूसरा नाम भी है औसत आय। क्या होती है, एक वर्ष के राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग, यानी जो हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं उसी वर्ष की जनसंख्या जितनी भी हो उससे भाग दे देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय प्राप्त होती है। कैसे लिखेंगे, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। फिर वास्तविक आय क्या होती है, किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर उसी कीमत आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए। वास्तविक आय थोड़ा सा अलग है, इसका मीनिंग सुन लीजिए जरा ध्यान से। कोई एक हमने आधार वर्ष यानी मान लीजिए 2002, 2003, 2004, 2005 ये वर्ष दिए हुए, हमने 2002 को क्या मान लिया, आधार वर्ष, और उसी की कीमत के आधार पर हम किसकी गणना कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय। मतलब उस वर्ष जो कीमत थी वही हम सबकी कीमतों की गणना उसी वर्ष को आधार मानकर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक आय। लिखेंगे कैसे, वास्तविक आय उस आय को कहते हैं जो किसी वर्ष को आधार वर्ष मानकर उसकी कीमत के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करती है। फिर मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होती है, जो आंशिक रूप से श्रम आय और आंशिक रूप से पूंजी आय होती है उसे मिश्रित आय। इसको समझिए, आंशिक रूप से श्रम और पूंजी आय यानी कुछ हिस्सा श्रम आय कहलाता है और कुछ हिस्सा उसका पूंजी आय कहलाता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित आय। देखिए ये कैसी होती है मिश्रित आय, किसान, बढ़ाई, शिक्षक, वकील आदि की जितनी भी आय होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित आय कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मिश्रित आय उस आय को कहते हैं जिसमें आंशिक श्रम आय और आंशिक पूंजी आय होती है। मतलब श्रम और पूंजी का मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं मिश्रित आय। किसान, बढ़ई, शिक्षक, वकील आदि की जो जितने भी प्रोफेशन की जो आय होती है वो सब कौन सी आय होती है, मिश्रित आय कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी इतने आय कंप्लीट हुई। अब उसके अलावा 2 और बाकी है, 2 और हमारी आय है। सबसे पहले हस्तांतरण आय या भुगतान। हस्तांतरण आय या भुगतान क्या होता है, ये भी ना, ये टॉपिक भी सुन लीजिए। हस्तांतरण आय कौन सी, सरकार द्वारा प्रदान भत्ते व पेंशन आदि को हस्तांतरण आय कहते हैं। याद रखना है, भत्ते व पेंशन की आय जो होती है उस आय को क्या कहते हैं, हस्तांतरण। सरकार देती है ना, बूढ़े लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है, और जो जितने भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं या सरकारी नौकरियों में काम करते हैं उनको कुछ भत्ते देते हैं, अलग अलग दिवाली के, ईद के, उन सबको क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। सरकार द्वारा प्रदान भत्ते व पेंशन की आय को हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। लास्ट, प्रयोज्य आय या व्यय योग्य आय, या उसका एक और नाम है डिस्पोजेबल आय। तीनों का मतलब एक ही है।
इसको समझिए। जो अभी हमने क्या पढ़ी थी, व्यक्तिक आय है ना, देश के व्यक्तियों द्वारा सभी साधन से प्राप्त आय को व्यक्तिक आय कहते हैं। बस उसी में से हम क्या घटा देते हैं, जो सरकार आयकर लगाती है और सरकार द्वारा कोई सा भी जुर्माना या फीस लगाई जाए उसे व्यक्तिक आय में से घटा दिया जाता है, तो उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। देखिए वो कौन सी आय है, व्यक्तिक आय का वो भाग जिसे लोग अपनी इच्छा अनुसार खर्च या बचाकर रख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रयोज्य आय। नॉर्मल तो आप ये लिखेंगे, अगर ये नहीं भी लिखना है तो आप इतना सा याद रख लीजिए कि व्यक्तिक आय से आयकर और जुर्माना या सरकार द्वारा कोई भी फीस लगाई गई हो उसे घटा दिया जाता है, तो उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी आय कंप्लीट हो गई। अब आप इन सबको लिखना कैसे है, देखिए मेन हमारी जो भी हेडिंग होगी वो लिखेंगे। मान लो सकल घरेलू उत्पाद जो भी आप लिख रहे हो, अब उसके पीछे आपको बस इसके लिखना है कि सकल घरेलू उत्पाद उस उत्पाद को कहते हैं जिसके अंतर्गत, फिर ये लिख देना है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस उत्पाद को कहते हैं जिसके अंतर्गत, और फिर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी डेफिनेशन को लिखने का तरीका है ये। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उस उत्पाद को कहते हैं जिसके अंतर्गत, और फिर ये लिखने के बाद उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ऐसे ही निजी आय, व्यक्तिक आय, प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय, मिश्रित आय, प्रयोज्य आय और हस्तांतरण आय। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने आपके जितने भी टॉपिक थे पूरी कोशिश करिए कि मैं आपको एक पेज पर एक चार्ट द्वारा उसे समझा सकूं, ताकि जब हमारे पास कंटेंट सही तरीके से लिखा हुआ हो और साफ तरीके से एक एक टॉपिक वाइज अगर हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई कभी भी बोझ नहीं लगती है, चैप्टर कभी भी टफ नहीं लगता। आप लोग क्या करते हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन उठाया उसे पढ़ना शुरू करा, कभी भी ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। जब कोई भी हम एक टॉपिक उठाएं और उस टॉपिक को कंप्लीट करें, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक उठाया था राष्ट्रीय आय, अब मैंने आपको उसे कंप्लीट करवाया, उसके सारे हिस्से समझा दिए। तो अब मैं गारंटी दे रही हूँ बच्चों कि यहाँ पर आपको 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में कवर कर सकते हैं, अगर आप इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें और याद करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो को कुछ ना कुछ लाइक्स मिल सके, क्योंकि मैं चाहती पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो मैंने कन्फ्यूज़न सहन करे हैं पढ़ाई करते वक्त वो आप लोगों को कभी भी ना हो। तो जितना हो सके इसे शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो उसे मुझे कमेंट में बताइएगा।